हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी एपिडेमियोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिजीज़ का डिटेक्टर, जो हमारी डिजीज़ को डिटेक्ट करता है, पहचानने में हमारी मदद करता है। जब हम किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो उसे हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। एक तरीके से एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिजीजेस है। डिजीज़ कब कॉज हुई, क्यों कॉज हुई, कैसे कॉज हुई, कहाँ कॉज हुई, किन लोगों में कॉज हुई बीमारियाँ, उन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे हम एपिडेमियोलॉजी बोल देते हैं। एपिडेमियोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। आज हम इसके बारे में इसके स्कोप्स देखेंगे। एपिडेमियोलॉजी के स्कोप्स क्या क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी आपकी जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, इनमें इसका स्कोप देखा जाता है, क्योंकि इन्हें पहचानने में, इनकी प्रॉपर स्टडी करने में, ये डिजीज़ेज़ कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, ये कब कॉज होती हैं, कैसे कॉज होती है, क्या इसका रूट होता है, किस तरीके से ये कॉज होती है, ये जब कॉज होती है तो क्या एक्शन देती है, या हम इस डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, उन सब की स्टडी हम इसमें करते हैं। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का स्कोप आपके कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया तो उसकी वजह से कौन सी डिज़ीज़ कॉज हुई, कैसी डिज़ीज़ कॉज हुई, किस तरीके की भी डिज़ीज़ कॉज हुई, कब कॉज हुई, किन लोगों में ये डिजीज़ेस दिखाई दी, उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस के दौरान भी हम जो हमारी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया भी था, जैसे कुछ पेंटर्स होते हैं जो पेंट करते हैं, ठीक है, उनमें क्या, जब वो पेंट करते हैं तो वो पेंट के कांटेक्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली पेंट जो है उनकी बॉडी से अटैच होता है, और जब वो पेंट के पेंट उनकी बॉडी से अटैच होता है, पेंट में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेंट में कुछ केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बॉडी में एब्जॉर्ब होकर के उनके हीमोग्लोबिन को कम करने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे पेंटर्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब वो पेंट के कांटेक्ट में जाते हैं तो पेंट में प्रेजेंट केमिकल उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर के वो अनीमिया जैसी कंडीशंस को कॉज करता है, आपकी ब्लड डिफिशियंसी को कॉज करता है। तो इस तरीके की कई सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, कोई जो है ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, या कोई ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन कॉज होता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि ये सारे फैक्टर्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी डिजीज़ेज़ कॉज होती हैं। जैसे आप रेडिएशन वाले, कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो वो रेडिएशन क्या करेगा, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी और कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन कॉज होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहा है, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होंगे जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुँचाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है एक सीवियर डिसीज़ कंडीशन भी कॉज हो सकती है, लाइक कैंसरस जैसी कंडीशन भी कॉज हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसे हमें डिसएडवांटेजेस दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे इन्वायरमेंटल हेल्थ में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट
पॉल्यूटेड हुआ, जैसे हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था। ऐसा वो आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। वहाँ से केमिकल्स जब हम बर्न करते थे तो वहाँ से एक स्मोक निकलता था, एक धुआं निकलता था, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जा कर के हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर देता था, दूषित कर देता है। तो जब हम उस इन्वायरमेंट में जब ब्रीथ लेंगे तो वो क्या होगा कि जो हमारा केमिकल है वो हमारी बॉडी में इंटर करेगा और इंटर करके हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शंस कॉज होंगे। तो एक तरीके से कई सारी बीमारियां भी कॉज होंगी, कई सारे डिजीजेस कॉज होंगे। तो वहाँ भी उस डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स में दिखाई देती हैं। जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कॉज होती है। लाइक मोस्ट कॉमनली आपको जो दिखाई देता है वो आयरन डिफिशियंसी दिखाई देती है, मतलब अनीमिया की कंडीशन दिखाई देती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपरली अच्छे से नहीं लेते हैं तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है। और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है तो उसकी वजह से मदर और बेबी दोनों पे ही क्या पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जिसमें क्या दिखाई देता है, हमें कई सारी हार्मफुल कंडीशंस दिखाई देती है, जिसमें मदर और बेबी दोनों को ही एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसी कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें बेबी और मदर दोनों को ही कई सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, जिससे मदर और बेबी दोनों की डेथ भी हो सकती है। तो कई सारी ऐसी कंडीशंस भी कॉज हो सकती है। तो वहाँ पर भी हमारे ये एपिडेमियोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, लाइक हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात में हम लेट नाइट तक जागते हैं, फ़ोन स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, और मॉर्निंग में फिर हम लेट मॉर्निंग उठते हैं। और लेट मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप हो जाता है, डायरेक्ट हम लंच करते हैं। और जब हम लंच करते हैं और लंच के टाइम लंच जो हम करते हैं वो हम इवनिंग के टाइम पे कर रहे हैं, और इवनिंग का जो ब्रेकफास्ट है वो हम नाइट के टाइम पे कर रहे हैं, और रात का जो डिनर है वो हम रात के कहीं 12 बजे 1 बजे हम कर रहे हैं। और रात भर हम फ़ोन चला रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बहुत इरेगुलर हैबिट्स हमारी रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारी कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कई सारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी बीमारियां कॉज होती हैं। लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस होती हैं, या बहुत सारी। इसके अलावा आपकी कई सारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कई सारे डाइजेशन इश्यूज होते हैं, ठीक है। और और भी कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं, डिजीज कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिजीज कंडीशन कॉज होती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। इसके अलावा जिसे हम डिटेक्ट करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। और आपकी कई सारी ऐसी जेनेटिक हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिन्हें डिटेक्ट करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं उस डिज़ीज़ की पर्टिकुलरली। इसके अलावा कई सारी इंजरीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन है। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज रिसर्चेज हैं, या कम्युनिटी बेस्ड कई सारी रिहैबिलिटेशन होती हैं, जिनमें हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि ये हमारा एज अ एक डिजीज डिटेक्टर होता है, जो कि हमारे डिजीजेस को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्कोप। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, कि हमारे एपिडेमियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो बेसिकली आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी में, जो हमारे कम्युनिटी है, वहाँ कौन कौन सी डिजीजेस कॉज हो रही हैं, क्या उसका नेचर है,
ठीक है, किसकी वजह से हो रही है, क्या उसका कॉज है, क्या सिम्टम्स कॉज कर रहा है, उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हमारा एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की जाती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटेक्ट द डिजीज़ आउटब्रेक्स कैसे हम डिजीज़ेस को क्योर कर सकते हैं, डिजीज़ेस से बच सकते हैं, कैसे हम डिजीज़ का प्रिवेंशन कौन से प्रिवेंशन फॉलो करके हम डिजीज़ कंडीशन से बच सकते हैं, या डिजीज़ कंडीशन हो गई है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करके हम उससे क्योर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। इसके अलावा ये हमें ऑल्सो हेल्प करता है आपके हेल्प प्रिवेंशन द एपिडेमिस, आपकी जो भी डिजीजेज हुई हैं उनको किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे, तो प्रिवेंट करने में भी हमारी ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारे कई सारे वैक्सीनेशंस प्रोग्राम्स को भी गाइड करता है, जिससे क्या होता है, जब हम वैक्सीन्स लेते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशंस करवाते हैं, तो ये वैक्सीनेशंस बेसिकली क्या करती हैं, हमें कई सारी डिजीज़ कंडीशन होने से प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान कोविड ना हमें हो तो उसके लिए हमें एक वैक्सीन दी जा रही थी, जिससे कि हमारे बॉडी में कोविड जैसे इन्फेक्शंस कॉज ना हो। इसके अलावा कई सारे ऐसे मेडिकेशंस भी हैं, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स है आपके, या फिर फाइलेरिया की दवाइयाँ हैं, या फिर आपके जो है बीसीजी का टीका है, या फिर आपके कई सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जिन्हें हम पहले से ही देना स्टार्ट करते हैं, पहले से ही पेशेंट को देते रहते हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे और वो डिजीज़ कंडीशन उसे कॉज ही ना हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को, हर एक व्यक्ति को, कम्युनिटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हम पहले से ही वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी कोई डिजीज़ कंडीशन, हार्मफुल डिजीज़ कंडीशन कॉज ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमारे बेबी की बर्थ होती है, तो बर्थ के टाइम में ही क्या किया जाता है, उसको वैक्सीन्स देने लगते हैं, जैसे विटामिन के का जो है वैक्सीन, या फिर उसके बाद में हम फर्स्ट मंथ पे, 6 मंथ पे, फर्स्ट 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीन्स देते रहते हैं। कोई बीसीजी का वैक्सीन, कोई जो है आपके विटामिन्स का वैक्सीन, कोई आपका कॉलरा का वैक्सीन, तो अलग अलग वैक्सीन्स जो है हम पेशेंट को देते रहते हैं, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ मेंटेन रहे, डिस्टर्ब ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी हमारे कई सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है, जिसमें वैक्सीन्स लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। इसके अलावा सपोर्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, एपिडेमियोलॉजी हमारे कई सारे नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ को भी सपोर्ट करता है, जिसमें हमारी कई सारी ऐसी हेल्थ पॉलिसीज़ जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, उनको भी सपोर्ट करता है, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपकी हमारे रहने वाले कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा ये हमारी हेल्थ प्लानिंग्स को भी इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है, कि कब हमें क्या प्लान करना है, किस तरीके से प्लान करना है, अगर हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं तो उसमें हमें कब, कैसे, किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है, या किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, उनमें भी ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ऑफ ग्रुप, कई सारे जो हमारे अदर कंडीशंस कॉज कर सकते हैं, अदर बीमारियां कॉज कर सकते हैं, या हमारे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को कॉज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं, उन रिस्क को, जो हमारे डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क को बढ़ाते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी का यूज़ हम डिजीज़ सर्विसेज की इवैल्यूएट करने के लिए, हेल्थ केयर को इवैल्यूएट करने के लिए भी हम करते हैं। इसके अलावा हम अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये एपिडेमियोलॉजी हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इम्पॉर्टेंट होता है।
अब बात करते हैं कि एपिडेमियोलॉजी को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब करते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं। तो आइडेंटिफाइंग डिजीज केसेस, कई डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से कोई डिजीज़ कॉज हो रही है, जैसे किसी को लंग कैंसर हो गया, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हम उसका रूट देखते हैं कि किस वजह से वो आपका कॉज हुआ है लंग्स कैंसर। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो जो पर्सन है जिसे लंग कैंसर हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्मोक के कांटेक्ट में रहता था, स्मोकिंग करता था, जिसकी वजह से उसे लंग कैंसर हो गया। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से भी आपके कई सारे डिजीज कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक आपके डायबिटीज़ कंडीशन हो सकती है, या आपके कई सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस हो सकती है, जिसमें आपका अगर आपके फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, आपके कोरोनरी आर्टरीज में, आपके ब्लड वेसल्स में आपके फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स नैरो होती जाएंगी और ब्लड फ्लो भी आपका वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से कई सारी डिजीज़ कंडीशन डिटेक्ट कॉज होती हैं हमारी बॉडी में। तो उन डिजीज़ कंडीशंस को भी डिटेक्ट करने के लिए हमारा एपिडेमियोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लाइक कई सारे डिजीज़ कंडीशन लाइक मॉस्किटो, वो मलेरिया है, मलेरिया जो कि आपका किसकी वजह से हो रहा है, तो बेसिकली आपके फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है। तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम आपका एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन के अलावा हम जो है डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी को मेज़रमेंट करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हाउ कॉमन डिजीज़ेस इज़, कॉमनली डिजीज़ेस कैसे कॉज हो रही हैं। जैसे नंबर ऑफ डेंजरस, कि कितने नंबर ऑफ डेंजर, ये कितना डेंजर हो सकता है, कितना डेंजर नहीं है डिजीज़ेस, उनसे उनको हम डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टडिंग डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हमारे डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे हमारी डिजीज़ेस फैल रही हैं, इसकी भी स्टडी हम इसमें करते हैं, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जो डिजीज़ेस हैं वो कैसे फैल रही हैं, ठीक है, किसकी वजह से फैल रही हैं, लाइक पर्सन टू पर्सन फैल रही हैं, या प्लेस टू प्लेस फैल रही हैं, प्लेसेस की वजह से फैल रही हैं, या टाइमिंग, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग की वजह से फैल रही हैं। उन सारी चीज़ों को हम डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्लानिंग, जब भी हम कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स की प्लानिंग जब हम करते हैं, तब भी हम एपिडेमियोलॉजी का हमारा यूज़ किया जाता है, लाइक कि कौन कौन सी डिजीज़ेस कॉज हुई हैं, उस डिज़ीज़ का क्या कारण है, अब उस डिज़ीज़ से बचने के लिए, उसे प्रिवेंट होने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम जैसे अब हमने डिजीज डिटेक्ट कर ली, अब डिजीज डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए कई सारे हम आपके प्रोग्राम चलाते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो कि लोगों को अवेयर करवाता है, जो उन्हें डिजीजेस के बारे में बताता है, या फिर जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज हो रही है उसके बारे में हमें वो बताता है, ठीक है। वो प्रोग्राम्स लाइक कई सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज बनाई जाती हैं, कम्युनिटीज बनाई जाती है, क्या किया जाता है, लोगों को अवेयर करवाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ ये डिजीज कंडीशन क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों कॉज हुई है, ठीक है। और बेसिकली ये डिजीज कंडीशन जो है आपके प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना लेने की वजह से कॉज होती है, या फिर कोई विटामिन्स की वजह से कॉज हो रही है, या जिस कारण भी वो कॉज हो रही है, उस कारण को हम बताते हैं, और वो किस वजह से कंडीशन वो कॉज हो रही है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि उस कारण को लोग समझ करके उससे बच पाए, उसका प्रॉपरली उसका जो है ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। और किस तरीके से इन डिजीज़ेस से बचा जा सकता है,
इन हेल्थ प्रोग्राम्स में एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है जो कि लोगों तक पहुंचाया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं, एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द गवर्नमेंट हेल्थ, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेंट करती है आपके कई सारे हेल्थ प्रोग्राम्स को, जैसे कि आपके पोलियो प्रोग्राम्स है, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स है, जैसे कि घर घर जा कर के लोग कुछ लोगों को जिनको चुना गया है पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, वो क्या करते हैं, आपके घर घर जा कर के एक तरीके से लोगों के घर घर जा कर के उन्हें पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का काम करते हैं, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा पोलियो ड्रॉप्स के अलावा आपका क्या क्या है, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके, जिससे कि वो जो डिजीज ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है वो आपकी किसी और में स्प्रेड ना हो। ठीक है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से एक टाइम ऐसा था कि ट्यूबरकुलोसिस से भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, वो सारी चीज़ें भी आपकी थी। तो उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें हम ये हम देखते थे कि ट्यूबरकुलोसिस किन लोगों में है, किस तरीके के लोगों में सबसे ज़्यादा ये पाया जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस, या किस तरीके की कंडीशन है ये, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर भी करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा आपके डिजीज सर्विलेंस के बारे में बताया गया, जिसमें हम लोगों को डिजीज सर्विलेंस के बारे में भी बताया गया कि कैसे डिजीज को, जिसमें ये देखा गया कि कम्युनिटी में होने वाली जो भी डिजीजेज हैं उनको हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक कोविड-19 फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोविड-19 फैला था तो हमने उसमें डिटेक्ट किया, पता कर लगाया कि ये डिजीज कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किसकी वजह से स्टार्ट हुई, या उसका क्या हमारा प्रिकॉशन है, या क्या उसका एंटीडोट है, वो सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर की गई, जिससे कि हमने कई लोगों की, लाखों लोगों की हमने जान बचाई। ठीक है, तो वो सारी डिटेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन में भी हमारा एपिडेमियोलॉजी हेल्प करता है। ठीक है, और आपके हॉस्पिटल हेल्प करता है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज को, कौन कौन से जो भी आपके आउटब्रेक सोर्सेज जो होते हैं, जो आपकी एक तरीके से डिजीजेस को स्प्रेड कर रहे हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हम हेल्थ केयर सर्विसेज को इवैल्यूएट करते हैं कैसे, तो मीजर द सोर्सेज, हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं जिसमें हम लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं और उन्हें वैक्सीन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं, लोगों को स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा भी बताते हैं, उन्हें अवेयर करवाते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, इन चीज़ों से आपको बचना है, अगर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही तो आपको इस तरीके से एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। हेल्थ एजुकेशन लोगों को हेल्थ एजुकेशन स्टैंप्स लगा करके वहाँ पे लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें इस तरीके से नहीं करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके रिस्क फैक्टर, कई सारे रिस्क फैक्टर को भी आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर थे जो कि हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचा रहे थे, लाइक स्मोकिंग, एल्कोहल, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, या फिर हाई फैटी डाइट। तो ये सब हमारे क्या थे, ऐसे कुछ कारक थे जो हमारी कई सारी डिजीजेस को कॉज कर रहे थे, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग से क्या हो रहा है कि हमारी कई सारे इन्फेक्टेड डिजीजेस कॉज हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज हो रही हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कॉज हो रही हैं, या अल्कोहल ले रहा है तो उसकी वजह से लीवर टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है, हमारे लीवर डैमेज हो रहे हैं, हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं आपके स्मोक की वजह से, या फिर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे कई सारे लीवर डिजीजेस कॉज हो रही हैं।
फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कई सारी हमारी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज हो रही हैं। ठीक है, इंडाइजेशन इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही, पाइल्स की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है, कई सारे हमारे जो है अदर डिजीज कंडीशंस भी दिखाई दे रही हैं, आपके सर्कुलेटरी कंडीशंस भी आपको दिखाई देती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाईली फैटी डाइट अगर हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली फैटी डाइट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कई सारी कंडीशंस कॉज होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी रहती हैं। प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर डिजीज, अब हम इसके अलावा हम फ्यूचर डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज करते हैं कि इन फ्यूचर कौन कौन से डिजीज कंडीशंस आपके फ्यूचर में कॉज हो सकती हैं, उसका क्या हेल्थ केयर ट्रीटमेंट हो सकता है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, उसको मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इम्प्रूविंग द कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम आपके एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करता है अर्लियर डायग्नोसिस में, हमें सपोर्ट करता है ट्रीटमेंट में, सपोर्ट करता है रिहेबिलिटेशन में, हेल्प करता है, और हमारी हेल्थ प्रमोशन के लिए भी हमारा हेल्पफुल होता है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल आपको दिखाई देती है। बाकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, जो भी हमारे पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में कोई डिजीज़ जब अकर होती है, तो उसका हम एक जब डाटा कलेक्ट करते हैं, बेसिकली एक डाटा कलेक्ट किया जाता है कि वो डिजीज कब हुई, कहाँ हुई, किन लोगों में हुई, किस तरीके से हुई, इसका रूट क्या था, किस तरीके किस कंडीशन में कॉज हुई, जाकर के उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं उस डाटा की, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं इन डाटा के बिहाफ पे कि ये किस कॉज की वजह से आपकी ये कंडीशन कॉज हुई, और फिर वहाँ पे हम एक प्लानिंग करते हैं उससे बचने के लिए कि हम प्लान कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम एपिडेमियोलॉजी में जानते हैं, जो कि हमारा हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूनिट सेकेंड का। अब इसके बाद हमारी यूनिट सेकेंड का सेकेंड टॉपिक आएगा, जिसका नाम है जिसके बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोगों की एक डाउट सेशन क्लास रखी जाती है आफ्टर क्लासेस, आपकी अटेंडेंस एंड डाउट सेशन क्लासेस रखी जाती है। गूगल मीट पे एक लिंक दी जाती है जिसमें आपकी अटेंडेंस और डाउट सेशन रखे जाते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशंस में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए क्लास हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।